जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जो हमारा इतिहास का जो सेशन चल रहा था, उस हिस्ट्री के सेशन पे हम लोग कक्षा 10 का जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर है क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया के बारे में और साथ ही साथ इसके प्रश्न और उत्तर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अगला जो चैप्टर था भारत में राष्ट्रवाद, इस पे अग्रसर हुए और हम लोगों ने बारी बारी में चीज़ों को देखने का काम किया कि असहयोग आंदोलन क्या था, गांधी जी ने पहली बार असहयोग शब्द का प्रयोग क्यों किया, किस लिए किया, कहाँ पे किया। और फिर देखा कि असहयोग आंदोलन को चालू करने से पहले क्या क्या खिलाफत आंदोलन को मिलाया गया और खिलाफत आंदोलन के साथ फिर उनके जो नेता है, सहायक नेता मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली खान और गांधी जी, ऐसे तमाम सारे लीडरों ने क्या किया, असहयोग आंदोलन के लिए गांव घर कस्बे में अपनी पूरी की पूरी दौरे की और दौरे करने के बाद लोगों को जुटाने का काम किया। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे जगह थे जहां पे असहयोग आंदोलन का विरोध हुआ और कुछ ऐसे जगह थे जहां पे असहयोग शब्द का कुछ अलग अलग मतलब देखने के लिए मिला। और वो जो असहयोग आंदोलन है, जो कि आपको पता होगा कि स्वराज की प्राप्ति के लिए एक आंदोलन चलाया गया था और उसके लिए एक आंदोलन था, जो आंदोलन का एक रूप था असहयोग आंदोलन जो चलाया गया। और असहयोग आंदोलन को लोगों ने अपने हिसाब से और अपने तरीके के हिसाब से लिया। कुछ लोगों ने इसको अपने बगानी क्षेत्र में मालिकों से कब्जा के लिए या उसके कब्जे से छुड़ाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि वो अपने आप को किसी के अधीन, किसी के गुलाम से बचाना चाहते थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेगार नहीं करना चाहते थे, यानी कि काम किया जाए लेकिन काम का मजदूरी हमें मिले। बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये जो लड़ाई है, ये अगर लड़ जाएंगे तो जो भी जमींदार है या जो भी ताल्लुकदार वर्ग के जो लोग हैं, वो हमारी जो लीज पे ली हुई जमीन यानी कि जो पट्टे की जो जमीन है, वो क्या करें, हमें एक निश्चित तौर पे दे दे कि वो जमीन हमारा ही होगा और उस पर हम क्या कर पाएंगे, लगातार खेती कर पाएंगे। तो ऐसे तमाम सारे घटनाओं में हम लोगों ने देखा, ऐसे हम लोगों ने देखा कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें क्या किस तरह से आंदोलन चला और आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, आर्थिक रूप से क्या परिणाम हुआ। और फिर अंततः देखा कि जब विकल्प का, यानी कि अगर मान लो आंदोलन चल रहा है और जिस चीज का हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या जिस चीज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बहिष्कार अगर कर रहे हैं, तो उसके बदौलत कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। जैसे अगर मुझे चाय पीने का शौक है और हम लोग चीनी का बहिष्कार कर रहे हैं, तो चीनी भले ही आप दे ना पाओ, लेकिन आपका तो ऐसा होना चाहिए कि आप हमें गुड़ दे दो। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि अगर हम लोग शरबत का बहिष्कार कर रहे हैं और आप शरबत नहीं दे पा रहे हो, तो आपका क्या हक है कि कम से कम नहीं तो हमें क्या करो, पानी दे दो। क्योंकि आप देखो, बात सिंपल सा है कि अगर मान लो किसी का शुगर हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको चीनी बंद करवा देते हैं। लेकिन अगर वो चाय पीने का शौकीन है तो क्या चाय बंद करवाते नहीं, बल्कि उसे क्या करते हैं, बिना चाय वाला चीनी देते हैं। यानी कि हमारे पास एक विकल्प होता है कि अगर ये नहीं तो ये सही। तो जब शहरों में आंदोलन फैला तो शहरों में क्या देखा गया कि आंदोलन तो फैला, मध्यम वर्गों ने आंदोलन को किया, लोगों ने समर्थन किया, शिक्षकों ने समर्थन किया, सरकारी कर्मचारियों ने समर्थन किया और तमाम सारे लोगों ने समर्थन किया। लेकिन आंदोलन धीमा कब पड़ा, जब लोगों के पास विकल्प नहीं होने लगा। यार हम लोग खादी कपड़ा तो यूज करेंगे, लेकिन खादी कपड़ा इतना महंगा होता था कि गरीब लोग पहन नहीं पाता था। हम लोग स्कूल छोड़ेंगे, लेकिन स्कूल अगर छोड़ रहे हैं तो बदले में आप एक स्कूल तो दो जहां पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर मैं शिक्षक हूं, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाना बंद कर दिया, तो मुझे पढ़ाने दो, तब तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे भी परिवार है, मेरे भी घर बार है। तो उसी तरह काश्तकारों का था और तमाम ऐसे क्षेत्रों का था। तो आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने देखा कि ये जो आंदोलन है वो कहां पे गया, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में गया। और ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा था कि जो अवध के एक बाबा थे जिनका नाम था सन्यासी बाबा रामचंद्र, जो एक गिरमिटिया मजदूर थे। गिरमिटिया मजदूर के बारे में हम लोगों ने पहले देखा था। और इनका क्या मानना था कि सबसे पहले क्या किया जाए कि जो भी हमें भारी भरकम जो कर लग रहा था, जो लगान लग रहा था, उसको कम करो भाई। सबसे पहले हम लोग बेगार नहीं खटेंगे। और जो पट्टे की जो जमीन होती थी, जो लीज की जमीन होती थी, वो एक तरह से निश्चित नहीं होती थी, तो उसे क्या किया जाए, निश्चित किया जाए। तो ऐसे बातों के लिए आंदोलन हुआ। और अवध में ऐसे तमाम सारे जो भी किसान हैं जिनको लग रहा था कि सन्यासी बाबा रामचंद्र हैं वो सही बोल रहे हैं, उसके हिसाब से वो काम करते थे। तो कभी कभी सन्यासी बाबा रामचंद्र के बारे में टिप्पणी पूछ देता है, तो आप ये वाला सेक्शन अगर आप लिख दोगे, कौन सा वाला, अगर आप ये वाला सेक्शन लिख देते हो कि सन्यासी बाबा रामचंद्र ऐसे थे, सन्यासी बाबा रामचंद्र ने ये सारी घटनाएं की, तो आपका जो है सही हो जाएगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर कभी सन्यासी बाबा रामचंद्र के जीवन के बारे में टिप्पणी आएगा, तो हम लोग इस वाले कोटेशन से क्या कर सकते हैं, इनके बारे में लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार जब हम लोगों ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और एक जगह आंदोलन हुआ था
और उस आंदोलन का हमें फायदा भी देखने के लिए मिला। और ये आंदोलन हुआ कहाँ था, तो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन, आदिवासियों का आंदोलन हुआ, जिसे हम लोगों ने क्या बोला, गुर्रिल्ला आंदोलन बोला। और इस आंदोलन को किसने चलाया था, आपको पता होगा कि एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का आपका क्या नाम था माय डियर फ्रेंड, उस व्यक्ति का क्या नाम था, राजू। क्या नाम था, सीताराम राजू। तो आज हम लोग बात करेंगे आदिवासी का गुर्रिल्ला आंदोलन के बारे में, हम लोग पूरी की पूरी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले समझेगा कि आखिर ये आंदोलन है कि हम लोग पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो आप देखोगे, तो जब ये आंदोलन, जैसे अवध के किसानों ने जिस तरह आंदोलन किया, तो अब ये जो आंदोलन है ये आगे चलकर अवध के जो भी, या मैं बोलूंगा कि ये जो आंदोलन है, जिस तरह से अवध के किसानों ने आंदोलन किया, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी किसान थे उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया, जो कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर चलाया था। तो आखिर ये आंदोलन था क्या, तो ये आंदोलन था गुर्रिल्ला आंदोलन। तो कभी क्वेश्चन आएगा कि गुर्रिल्ला आंदोलन क्या था, इसके नेता कौन थे, ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो बात करेंगे इस आंदोलन के बारे में। तो क्या है, देख सकते हो, यह आंदोलन आंध्र प्रदेश के आदिवासियों के द्वारा गुंडेम पहाड़ी क्षेत्रों में 1920 ईस्वी के दशक की शुरुआती में चलाया गया। और ये जो आंदोलन था एक प्रकार का उग्र आंदोलन के रूप में इसका क्या होता, विकास हुआ था। तो मैंने क्या बोला कि ये जो गुर्रिल्ला जो आंदोलन है वो आंध्र प्रदेश के जो गुंडेम पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे 1920 के दशक में, यानी कि 1920 से लेकर 1930 के बीच में क्या किया था, यह आंदोलन चलाया गया था। और यह आंदोलन एक प्रकार का क्या था, उग्र आंदोलन था। डेट मीन्स ये जो आंदोलन था माय डियर फ्रेंड, इसमें बहुत ज्यादा उग्रता देखने के लिए मिला, यानी कि एक शांत तरह का आंदोलन नहीं था। तो अब सवाल के साथ शांत क्यों नहीं था, तो हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका एक परिचय देख लेते हैं, बात करेंगे आगे। तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के राज्य स्वराज और उनके विचारों का क्या क्या था, इस आंदोलन में उन्होंने एक अलग ही मतलब निकाला था। तो मैंने क्या बोला कि ये जो आंदोलन था एक प्रकार का उग्र आंदोलन था। तो उग्र आंदोलन का कारण क्या था कि जो गांधी जी का जो स्वराज राज्य का जो सपना था कि स्वराज कैसी होनी चाहिए, स्वराज की प्राप्ति कैसी होनी चाहिए, और उन्होंने एक बात बोला था कि अगर स्वराज की प्राप्ति अगर हम लोग अहिंसक तरीके से लेंगे तो उसमें हमारा लाभ होगा, लेकिन अगर हिंसक रूप से अगर हम लोग क्या करते हैं, स्वराज की प्राप्ति करते हैं, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। लेकिन जो ये गांधी जी की जो ये हिंसावादी या अहिंसावादी जो रूप है, क्योंकि आपको पता होगा गांधी जी पूरा का पूरा अहिंसा के पुजारी है, वो भाई मार काट करने में विचार नहीं रखते। लेकिन ये जो आदिवासी लोग हैं इन्होंने स्वराज का मतलब तो समझा कि भाई गांधी जी का क्या मतलब है, लेकिन इन्होंने उस स्वराज में कुछ अपने फायदे के लिए उस स्वराज का कुछ अलग मतलब समझा। आप समझिएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आप अगर देखोगे, अगर मैं कारण का बात करूं ऐसा क्या था, तो सबसे पहली बात कि ये जो उग्र आंदोलन था, इसीलिए क्या किया कि कांग्रेस ने ऐसे उग्र आंदोलन को कभी भी क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो मैंने क्या बोला कि पहले मैंने बताया कि एक प्रकार का उग्र आंदोलन था और इन्होंने गांधी जी के स्वराज का जो विचार है उसको एक अलग तरह से, एक अलग वे से इन्होंने क्या किया, इस पूरे के पूरे घटनास्थल को लिया। तो इसका कारण क्या था कि गांधी जी की जो एक प्रकार की जो शांति स्वभाव वाला आंदोलन गांधी जी को प्रिय था और कांग्रेस के बाकी नेताओं को था। तो इन्होंने क्या किया कि उसके पूरा का पूरा विपरीत, यानी कि मैं बोलूंगा कि एक प्रकार का इन्होंने क्या किया था कि एक उग्र आंदोलन लिया था। क्या क्या था, एक प्रकार का उग्र आंदोलन लिया था। तो इसी उग्र आंदोलन के चलते क्या हुआ था कि मैं बोलूंगा कि कांग्रेस और बाकी नेताओं ने क्या किया, इस आंदोलन को स्वीकार नहीं किया। तो पहले मैं कारण के बारे में पुष्टि करता हूं। सबसे पहला कारण क्या था, आंदोलन का कारण क्या था, आखिर जो गुरिल्ला आंदोलन हुआ उसके पहले कारण के बारे में देखें। हम लोग तो देखा कि भाई इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन सबसे पहले देखेंगे आंदोलन के कारण के बारे में। तो पूछा जाएगा कि गुरिल्ला आंदोलन के क्या कारण थे, तो पहला कारण क्या बोलोगे कि अंग्रेजों द्वारा अन्य वन क्षेत्रों की तरह इन वन क्षेत्रों में लोगों के प्रवेश में पाबंदी लगा देना पहला। दूसरा क्या था, इन क्षेत्रों के लोगों को बेगार करने के लिए मजबूर करना। और बेगार के बारे में मैंने पहले बताया था कि बेगार क्या था, तो किसानों को या मजदूरों को काम तो करवाया जाता था, लेकिन उसके लिए उन्हें पैसे या उनकी मजदूरी या हाजिरी नहीं दी जाती थी, उसे क्या बोलते थे, बेगार बोलते थे। तो आंदोलन का पहला कारण क्या था कि भाई जैसे जब वन अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया, तो उस वन अधिनियम के तहत क्या किया गया कि वन क्षेत्रों में किसी को भी घुसने से पाबंदी लगा दिया। तो जब ये पाबंदी लगा दिया तो इससे कहीं ना कहीं कि लोगों के मन में लगा कि भाई आखिर हमें सबसे पहले तो जंगल हमारी माता है, जो भी आर्थिक स्थिति है गुंडेम पहाड़ी के क्षेत्रों के लोग इन्हीं जंगलों से करते थे। तो जब इन्हीं जंगलों से ये लोग क्या करते थे, अपने सारी क्रियाकलाप, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे मवेशियों को चराना हो, चाहे मैं बोलूंगा कि लकड़ी इकट्ठा करना हो, यानी जो भी कुछ हो इन्हीं जंगलों से होता था।
तो जब जंगल में इनको घुसने से पाबंदी कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन तो छिड़ेगा, क्योंकि कहा गया है कि लोग तब तक बर्दाश्त करते हैं जब उनके आर्थिक स्थिति पे, उनके संस्कृति पर, या मैं बोलूंगा कि उनके आंतरिक भावना को ठोस नहीं पहुंचता, तब तक वो क्रांति का रूप नहीं लेता। तो जब ये पाबंदी लगा दी गई और साथ में साथ लोगों को बेगार खटने के लिए मजबूर किया गया, तब क्या हुआ, ये आंदोलन हुआ। तो अब ये सवाल तो मैंने आपको मुंह में समझा दिया, ऐसे होता है, लेकिन कभी पूछेगा कि आखिर बताइए कि अंग्रेजों ने जब गुंडेम पहाड़ी क्षेत्रों में पाबंदी लगा दिया तो उस पाबंदी का क्या परिणाम हुआ? तो पाबंदी का क्या परिणाम था? सबसे पहला पाबंदी का जो परिणाम था कि लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, सबसे पहले आप अपने जानवर को चरा नहीं सकते थे। दूसरा, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और ना ही फल या फूल जो है वो बीन सकते थे। फल या क्या नहीं कर सकते थे, फूल जो है आप नहीं बीन सकते थे। बीन मतलब चुनना होता है। साथ साथ में जब ये पाबंदी लगा तो इन पाबंदियों से ना केवल उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा, बल्कि लोगों को लग रहा था कि उनके परंपरागत जो अधिकार है उनसे छीने जा रहे हैं। तो देखो भाई, सिंपल सा बात है कि जो जंगल के लोग होते हैं उनकी पूरी की पूरी जो जैविक व्यवस्था होती है वो जंगलों पे टिकी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लकड़ी को चुनकर बेचा करते हैं, कुछ लोग लकड़ी काटकर उसके वस्तुएं बनाकर बेचा करते हैं, कुछ लोग फल इकट्ठा करके बेचा करते हैं, कुछ लोग साग सब्जी इकट्ठा करके बेचा करते हैं, कुछ लोग जानवरों को चरा के बेचा करते हैं। तो ऐसी जब पाबंदी लगी तो उनके कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति पर खराब चोट पहुंचा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था, देखो अगर मान लो कि मैं अगर एक पेड़ की पूजा करता हूं तो आप मुझे अगर मान लो कि मैं एक पेड़ की पूजा करता हूं और वो पेड़ काट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे आस्थे पे चोट पहुंचेगी कि नहीं? मेरा जो आस्था है उसमें चोट पहुंचेगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो जब इन पहाड़ी क्षेत्रों पे रोक लगाया गया तो जो लोगों का जो उन पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों को लेकर या जो उस पूरे के पूरे गुंडेम इलाकों के लेके जो आस्था था उस पे कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने क्या किया, एक जोरदार असर किया। तो एक परंपरागत तौर पे लोगों को क्या किया, उनके अधिकारों से वंचित करने का रखा। क्योंकि जो जंगल में लोग होते हैं उनका अधिकार है क्या, मेरे जंगल में रहना है, मैं जंगल का आदिवासी हूँ, जंगल मेरी माता, ये सारी चीजें। तो जब उन पे रोक लगाया गया तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात शुरू हुई कि भाई हमको दबाया जा रहा है, तो ये जो दबाया जा रहा है हमें, जो हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, तो उस अधिकार से कैसे बचा जा सके, ये इनके मन में आई। तो भाई इन्होंने उसके बाद क्या किया, आंदोलन शुरू किया। तो अब सवाल रहा कि सर आंदोलन तो शुरू किया, हम लोगों ने देखा कि गुंडेम पहाड़ी क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश 1920 के दशक में आंदोलन हुआ। तो हम लोगों ने यह भी देखा कि जो आंदोलन था वो एक प्रकार का उग्र आंदोलन था और इसी उग्र आंदोलन के कारण अंग्रेजों ने क्या बोलेंगे, कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो पार्टी है, उन्होंने इस आंदोलन को अपने साथ मिलाया नहीं, हम लोगों ने देख लिया। तो अब सवाल था कि यह भाई आंदोलन क्यों हुआ? तो पहला हम लोगों ने कारण क्या देखा कि जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने कई जंगलों में और इन जंगलों में लोगों के घुसने से प्रवेश पे पाबंदी लगा दिया। साथ साथ अगर आप घुस नहीं सकते हो, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो आपको तो काम की तलाश में जाना पड़ेगा। तो जब आप काम की तलाश में जा रहे हो तो आपसे क्या क्या कर लिया जा रहा है, बेगार कर दिया जा रहा है। यानी कि आपको तो काम दिया जाएगा लेकिन काम के बदले मजदूरी नहीं दी जाएगी। तो ये सारी घटनाएं थी। तो जब पाबंदी हुआ तो उस पाबंदी का परिणाम देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला पाबंदी उन्होंने क्या बोला कि आप मवेशियों को चरा नहीं सकते हो, आप फल में जाके नहीं जलावन की लकड़ी, नहीं फल और फूल इकट्ठा कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति को चोट पहुंची और बहुत सारे लोगों को लगा कि केवल आर्थिक स्थिति को नहीं बल्कि हमारे परंपरागत अधिकार जो हमसे छीने गए। तो अब सवाल रहा कि भाई आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये जो आंदोलन चला, इस आंदोलन का नेतृत्व किया अल्लारी सीताराम राजू ने। गौर कीजिएगा, नाम क्या है, अल्लारी सीताराम राजू। तो पूछा जाता है कि अल्लारी सीताराम राजू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो आप क्या बोलोगे, गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अब मैंने क्या बोला कि गुंडेम पहाड़ी क्षेत्रों का जो आंदोलन हुआ था उसका क्या था, तो क्या था, अल्लारी सीताराम राजू था। तो अब भाई ये अल्लारी सीताराम राजू का क्या मानना था, तो इन्होंने बोला कि जो हम लोग आजादी चाहते हैं, जो हमें जो इन अपने वन क्षेत्रों में प्रवेश से रोका जा रहा है, तो अगर हमें इन क्षेत्रों में अपना अधिकार चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिंसा का बल अपनाना पड़ेगा। और हिंसा के बल से क्या कर सकते हैं कि हम अपने स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। गौर कीजिए, इन्होंने क्या बोला कि हिंसा के बल पर हम लोग स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। अब मेरा बात समझिएगा कि हम लोगों ने क्या देखा कि मध्यम वर्गों ने असहयोग आंदोलन किया शहरी क्षेत्रों में, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों में अवध के किसानों में आया तो किसानों का मानना था कि हमें सबसे पहले क्या करें कि हमें कर से मुक्ति दिलाई। देखिए, असहयोग का कुछ अलग मतलब था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उसका क्या, असहयोग का क्या मतलब था कि हम लोग सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पे जब ग्रामीण क्षेत्रों में अवध में आया तो लोगों का क्या मतलब हुआ
कि हम क्या नहीं करेंगे कि हम अपने जो जमींदार हैं उनको कर नहीं देंगे, हम उनके यहाँ बेगार नहीं खटेंगे, और साथ ही साथ क्या नहीं करेंगे कि जो पट्टे की जमीन होगी वो हमारी होगी। देखो यहाँ पे कुछ अलग मतलब है कि उनका बहिष्कार किया जाए, लेकिन यहाँ पे बहिष्कार का बात नहीं था, यहाँ पे क्या था, अपना अधिकार का बात था। लेकिन जब हम लोग आंध्र प्रदेश के जो गुंडेम पहाड़ी क्षेत्रों पे जब जाते हैं तो वहां पे आंदोलन के बारे में क्या देखते हैं कि यहाँ तो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी था, लेकिन यहाँ पे असहयोग नहीं था, बल्कि क्या था कि उनके अधिकार जो हनन किया गया था उस अधिकार को फिर से पाना था। लेकिन तरीका क्या था माय डियर फ्रेंड, एक प्रकार का हिंसक रूप का तरीका था। तो जब इन्होंने बोला कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्वराज की जो प्राप्ति है वो हिंसा के मार्ग से लेना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा, उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम हुआ होगा। तो सबसे पहला परिणाम क्या हुआ कि गुंडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर क्या किया, हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि विचार क्या था, हमें हिंसा का रूप लेना है, और गांधी जी इसके खिलाफ थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन के साथ इस आंदोलन को मिलाया नहीं। दूसरा क्या था, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का कोशिश किया गया। दूसरा क्या किया गया, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का कोशिश किया गया। तो इसीलिए क्या हुआ कि यह आंदोलन एक अलग मोड़ ले लिया, और असहयोग आंदोलन को कभी यह स्वीकार नहीं कर पाया, और असहयोग आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को कभी स्वीकार नहीं किया। बात क्लियर है? तो बात करेंगे आगे। तो आगे कभी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जिस तरह से जैसे सन्यासी बाबा रामचंद्र के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है, उसी प्रकार आपका अल्लारी सीताराम राजू के बारे में कभी क्वेश्चन पूछता है कि आखिर ये कौन थे, और इनके तमाम सारी कुछ घटनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो समझिएगा, हम लोगों ने क्या देखा कि जो अल्लारी सीताराम राजू है, इन्होंने क्या किया था कि जो उग्र गोरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि इन्होंने गुरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किया था, और यह कहां से, आंध्र प्रदेश के गुंडम पहाड़ी क्षेत्रों से। तो राजू कैसा व्यक्ति था, अब सवाल होता होगा कि राजू कैसा था। जिस तरह हम लोग देखा ना कि सन्यासी बाबा रामचंद्र जो था वो क्या थे, गिरमिटिया मजदूर थे। तो ये क्या थे, इनकी जो मैं बोलूंगा तो ये बहुत दिलचस्प व्यक्ति थे। कारण समझिएगा कि इनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, पावर है। अब सवाल कि सर आपने पावर की बात कहा, तो इनके पास क्या शक्ति है। तो सबसे पहला राजू क्या था, एक खगोल वैज्ञानिक था, और ये खगोल वैज्ञानिक नहीं था, मतलब बोलूंगा कि जैसे गांव घर में एक दो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मौसम को देखकर और परिस्थिति को देखकर बता देंगे कि इस बार बारिश होगा कि नहीं होगा। तो उसी प्रकार क्या है कि जो राजू था वो क्या करता था, राजू सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकता था, यानी कि चांद तारों को देखकर, समय को देखकर वो बता सकता था कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बारिश होगा या नहीं होगा। तो लोगों के लिए अचंभव वाली बात थी। दूसरा क्या था कि ये एक प्रकार का वैद्य का काम करता था, बहुत सारे लोगों को अपने दवाइयों से ठीक करता था, तो इन लोगों को स्वस्थ कर सकता था। साथ ही साथ एक बार क्या हुआ कि राजू को गोली लगा, लेकिन राजू क्या हुआ, बच गया, ये मरा नहीं। तो इनका मानना था कि उन्हें गोलियां भी नहीं मार सकती। तो ये 3 कारण के कारण राजू को लगता था कि वो बहुत पावरफुल है, और इसी पावरफुल के कारण जो भी राजू के व्यक्तित्व को मानते थे, या जो राजू के जो समर्थक थे, वो क्या करते थे कि भाई राजू को ईश्वर मानने लगते थे। कि इनका बोलना था कि राजू एक तो भाई समय बता सकता है, क्या घटना होगा, परिस्थिति बता सकता है, दूसरा क्या लोगों को ठीक कर सकता है, और तीसरा क्या उसको गोली कभी नहीं मार सकता। यानी कि राजू क्या एक ईश्वर का अवतार है। तो लोगों को लगने लगा कि राजू क्या एक ईश्वर का अवतार है। तो अब सवाल रहा कि भाई राजू के बारे में हम लोगों ने देखा, लेकिन राजू तो एक हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और गांधी जी जो था वो एक अहिंसावादी था। तो अब सवाल रहा कि क्या राजू जो है वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था सर? तो जी हाँ दोस्तों, राजू जो था वो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत तरह से प्रभावित था, लेकिन सोच में अलग था। जिस तरह गांधी जी असहयोग आंदोलन के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने बोले, शराबों का त्याग करने बोले, राजू ने माना, लेकिन केवल इसमें एक अनोखा था। राजू का मानना था कि केवल अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें स्वराज की प्राप्ति नहीं हो सकती, बस इतना ही अंतर है। तो अगर कभी पूछेगा कि क्या राजू महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था, तो बोलोगे हाँ। क्या बोलोगे कि राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। राजू असहयोग आंदोलन से प्रेरित था, जो महात्मा गांधी ने चलाया था उस आंदोलन से बहुत प्रेरित था। इसलिए राजू ने क्या बोला कि लोगों को खादी कपड़े पहनने और शराब छोड़ने के लिए लोगों को क्या क्या प्रेरित किया, लोगों को समझाने बुझाने का काम किया, लोगों ने माना भी। लेकिन अब सवाल रहा कि राजू ने हिंसा को आजादी का मार्ग क्यों बताया। सबसे पहली बात तो साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि भारत अहिंसा के बल पर केवल स्वराज नहीं प्राप्त कर सकता। अगर इसे स्वराज प्राप्ति करना है तो केवल और केवल उसे हिंसा का जरिया ही अपनाना पड़ेगा, और इस हिंसा के जरिए से ही क्या हो सकता है, वो आजाद हो सकता है। और
इसी के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि इन्होंने क्या किया कि पहली बात की गुंडेम पहाड़ी क्षेत्र का जो पुलिस थाना है उस पर हमला करवा दिया, ब्रिटिशों को मारने की कोशिश की गई और अंततः एक समय आया जब सबकी मृत्यु होती है। और ये घटना कब की? 1924 का है। तो 1924 में राजू को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। देखो गोली से नहीं मारा गया बाबू, फांसी दे दिया गया। तो 1924 को राजू को क्या कर दिया जाता है? फांसी की सजा सुना दी जाती है, राजू को फांसी दे दिया जाता है। तो ये राजू के पूरे व्यक्तित्व के बारे में है। अब ये क्वेश्चन जो है आपका हर बार पूछता है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है बरदौली सत्याग्रह के बारे में। तो सबसे पहली बात की सत्याग्रह हुआ कब था? तो ये सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था 1921 में। कब का घटना? 1920 की घटना है। अब 1920 में सत्याग्रह हुआ। स्थान याद रखिएगा, स्थान क्या है आपका? गुजरात का जो बरदौली जो नामक एक जगह है, गांव है, वहां पर यह सत्याग्रह किया गया था। तो गुजरात के जो बरदौली नामक जो स्थान है वहां पे क्या हुआ था? यह बरदौली सत्याग्रह हुआ था। अब सवाल कि सर इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो क्वेश्चन आएगा कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? 1920 में। कहां हुआ? बरदौली, गुजरात के बरदौली नामक जगह पे। किसने इसका नेतृत्व किया? तो आप क्या बोलोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो अब कभी क्वेश्चन तो पूछेगा कि सत्याग्रह का क्या कारण था? तो कारण क्या था कि बरदौली के जो तुगलक है, माने जो भी बरदौली के जो तालुकदार है लोग हैं, यानी कि जमींदार से छोटे हुए लोग, जो तालुकदार लोग हैं, वो लोग क्या करते थे? किसानों की जो भू राजस्व है उसको बढ़ा रहे थे। और ये क्या चाहते थे किसान और जो भी हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, ये चाहते थे कि भाई नहीं, उनको बढ़ाया नहीं जाए, उनकी जो भू राजस्व है उसको बढ़ाया नहीं जाए। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था? और ये भू राजस्व को दबाने के लिए विरोध किया था और इसी के लिए उन्होंने क्या चलाया था? आंदोलन चलाया था। अब बात ये रहा कि इन्होंने जो आंदोलन चलाया, ये आंदोलन इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और इतना ज्यादा इसका विकास हुआ कि भारत के और कई हिस्सों में क्या हुआ कि इस आंदोलन को देखते ही लोगों ने क्या किया कि अपने जमींदार और तालुकों का विरोध किया। और बहुत सारे जगहों में क्या हुआ कि जो भू राजस्व जो बढ़ाया जा रहा था तालुकदारों के द्वारा, उसको क्या कर दिया गया? घटाया गया। तो ये पूरा का पूरा था असहयोग आंदोलन के बारे में। फिर अब हम लोग देखेंगे बगानों में असहयोग आंदोलन के प्रभाव के बारे में। तो पूरी की पूरी जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। अब आपकी बात है आपको याद करना, उसको समझना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।